बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख ख़त्म हो चुकी और पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने हल्का इंतखाब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ देखा जाए, जो इलेक्शन के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बाद लोगों को शिकायत हैं कि उनके कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उनके साथ मिसबिहेव किया गया। लेकिन इसी की आड़ में हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे फेक लोग भी सामने आ गए जिनके ना कागजात जमा करवाने से रोका गया, ना किसी ने किसी को मारा, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियोस डालकर कंपनी की मशहूरी के लिए इस बहती गंगा में हाथ धोने की भरपूर कोशिश की। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अगर किसी एक शख्स के साथ ज़्यादती होती है, यकीनी बात है उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उसका अजाला भी होना चाहिए। लेकिन मशहूरी के चक्कर में बहुत से लोग मैदान के अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं चलें अपने आप को भी इसमें शामिल कर लें, लहू लगाकर हम शहीदों में शामिल हो जाएँ। इस किस्म की चीज़ें भी आपको सोशल मीडिया पर बड़ी जो है अक्सरियत से मिलेंगी। साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फयाज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर कंपेन चली, बड़ी ख़तरनाक कंपेन थी, उसके बारे में भी बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों के नाम सामने आ गए कि हालांकि जो ख़त जारी हुआ था उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी और उसके बाद काजी फयाज़ साहब जब मुल्क से बाहर गए उस वक्त भी उन्होंने ये वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान ने कहा कि उनकी एहलिया मुकम्मल तलाशी देकर बाहर गई। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के ज़रिए उनके खिलाफ एक पूरी भरपूर कंपेन चलाई गई और वो लोग सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी भी उसमें मुलवस पाए गए जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद उनको इस किस्म की लैंग्वेज या इस किस्म के प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग भी इसी किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम आस्ता आस्ता इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायज़ा लेंगे, जो शिकवे शिकायत हैं उसका भी जायज़ा लेंगे और पीटीआई के लिए ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर मैदान कैसा है, क्योंकि अगर उनकी लीडरशिप मौजूद ना हो, मुकदमात का सामना कर रही हो, इश्तिहारी हो, तो खासा मुश्किल होता है इलेक्शन। क्या वाकई मुश्किल होगा या जो पीटीआई दावेदार है सोशल मीडिया पर कि खंबा भी खड़ा हो जाएगा, बस हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं हम जीत जाएंगे, इसका भी आज के प्रोग्राम के अंदर जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, NA 54 से उम्मीदवार भी हैं कौमी असम्बली के लिए। बैरिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं नजम अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जबकि रिजवान रज़ी साहब बड़े एक मारूफ सोशल मीडिया पर आप उनके दबंग किस्म के तबसरे देखते रहते हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अकील साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। आज नामिनेशन पेपर जमा हो गए, मुस्लिम लीग नून दावेदार है कि वो अकेली हुकूमत बनाने जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुस्लिम लीग नून किसी के साथ इत्तेहाद में जाके हुकूमत नहीं बनाना चाहती तो क्या इतनी तादाद में लोग जीत सकते हैं कि 172 का जो हिस्सा है उसको अबूर कर ले PMLN अकेले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में आ चुकी है जिस तरह आवाम का एक तांता बंधा हुआ है हमारी पार्टी के साथ। हमारी पार्टी की जो वो रौनकें थीं वो बहाल हो चुकी हैं। अब जो मामला चल रहे हैं, दीगर सियासी जमातें अगर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रही और अपनी इलेक्टोरल प्रोसेस पे काम नहीं कर रही, ना अपने कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, ना कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं। हमारी पार्टी ने तो देखे ना, अभी हमारा 11वां के 12वां जो है इजलास हम लोगों का जो इलेक्शन बोर्ड का सिलसिला है वो भी चल रहा है। 26 तारीख को वो हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद 31 तारीख को हमारी पार्टी की जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी कि टिकट्स की जो आनी है। और अभी बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ख़वातीन की जो जारी कर दी गई नशिस्तें हैं उनकी फहरिस्त जारी हो चुकी है। अब अगर बात की जाए कि हम किसी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं या इत्तेहाद करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में ये चीज़ देखी जाती है, आपको अपनी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी भी पोजीशन देखनी है। फिलवक़्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तमाम तर हलकों में अक्रॉस पाकिस्तान जो है हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं और जिस तरह सीट एडजस्टमेंट की अगर कोई चहमगोइयाँ या बातें चल रही हैं वो हम तमाम तर पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ को भी देख रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स को भी देख रहे हैं और उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हमारी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद होना है या नहीं होना। मैं बज़ाते ख़ुद तो शायद इस हक़ में नहीं हूँ कि प्री इलेक्शन
जो एक इत्तेहाद है उसमें जाया जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मजबूत जमात है और मजबूत जमात है और उसके साथ साथ मुस्तहकम जमात है जो कि अपने कैंडिडेट्स हर पाकिस्तान के नेशनल और प्रोविंशियल हलकों में जो हैं उनके पास कैंडिडेट्स दस्तयाब हैं और अभी से नहीं ये अरसा दराज से जो है हमारे कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चल रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। तो पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद की अगर बात की जाए तो वो तो डेफिनेटली उसका हो सकता है। तो प्री इलेक्शन जो है वो बातें चल रही हैं, अंडर डिस्कशन है और उसमें देखते हैं अब आगे कुछ दिनों में हतमी जो है फैसले होंगे और जो पार्टी की नजम वली साहब जो वकील साहब बात कर रहे हैं कि अभी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लीग ओवर कॉन्फिडेंट है। नहीं, मेरा ख्याल है जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ मलिक साहब बन चुके हुए हैं या बना दिए गए हैं जिसमें किसकी भी गलती है, मैं अब उस पर हम क्या बार बार डिबेट करें, तो उसमें तो मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त अगर ओवर कॉन्फिडेंट भी है तो उसका ओवर कॉन्फिडेंट होना बनता है। बिल्कुल उसी तरह बनता है जिस तरह 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर कॉन्फिडेंट थी, उनको पता था कि वो आ रहे हैं। इसी तरह अब इनको पता है कि हम आ रहे हैं। और मैंने सर सोशल मीडिया पे तो ट्रोल्स की बात तो मलिक साहब हम क्या करें, एक एक बंदे के 50-50 अकाउंट हैं और 50-50 अकाउंट्स में से हर अकाउंट से वो 150-150 गालियाँ देता है और जब हम उन तमाम को जमा भी कर लें तो पता चले कि पीछे एक भी वोट उसका नहीं है, एक भी जगह उसका वोट नहीं है। तो ये तो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, फिर उसके साथ साथ बॉट है, सारा कुछ, बहुत सारे लोग इसको एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी अक्कासी मलिक साहब बिल्कुल नहीं करता। सोशल मीडिया बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, अब आप कागजात जमा कराने के हवाले से ही देख लेना, हमाद अज़हर इस वक्त हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मियां अज़हर के बेटे हैं, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, पुराना ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त इश्तिहारी हैं। आप किस तरह कहेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया हुआ है, आप ये कह रहे हैं। और मियां अज़हर के बेटे हमाद अज़हर के मुकाबले में आप उस हल्के में जाके देखें, समनाबाद दूसरी जगहों पे चले जाएं, कौन सा पोटेंशियल कैंडिडेट लेकर आएंगे आप, किसको खड़ा करेंगे? अगर हमाद नहीं होगा वहाँ पर, और हमाद कैसे होगा? हमाद इस वक्त इश्तिहारी है, हमाद इस वक्त उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, हमाद इस वक्त उसके वालिद मियां अज़हर जो है अदालत में जा रहे हैं कि मेरे बेटे को इलेक्शन लड़ने के लिए इजाज़त दी जाए। चले मैं मान लेता हूँ कि वो साइन भी कर देंगे नॉमिनेशन पेपर, उसके बाद वो कैंपेन कौन करेगा? सर हल्के में कौन जाएगा? वादा कौन करेगा? और माजरत के साथ हमारे जो अवाम है, हम सोशल मीडिया पे जो मर्जी कहते रहे, लोग यही देखते हैं कि कौन आ रहा है। मैं मलिक साहब बार बार कह चुका हुआ हूँ कि मैंने 90 की दहाई से अब तक उसी को आते हुए देखा है जिसकी हवा बनी है, जिसकी हवा बनी है वो। रिजवान रज़ी साहब ये जो बात कर रहे हैं नजम वली साहब कि अगर कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं चल सकेगी, हमाद अज़हर साहब इश्तिहारी हैं, कोर्ट से इजाज़त मिल भी जाए, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक कौन लेकर आएगा? अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहाँ पे जो PTI के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं वो तो कहते हैं खंबे को निशान मिल जाएगा, अगर उसको नामजद कर दिया जाएगा, इंतखाबी निशान बल्ला ना भी हो तब भी हम जीत जाएंगे। देखिए उनका जो है वो एक खास तरह के यूटोपिया के अंदर रहते हैं और उसको उनके अंदर रहने दिया जाए। हकीकत की बात की जाए और हकीकत ये है कि मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी के अंदर अगर वो सियासत में मौजूद हैं और जेल से बाहर हैं, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई माई का लाल नहीं है जो मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में इंतखाबी मुहिम चला सके। और जो चेयरमैन PTI बल्कि बानी PTI तो अब कहना चाहिए, चेयरमैन तो वो नहीं है, जो बानी PTI है पिछले दौर के 2018 के इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने बाकायदा फरमाइश की थी कि नवाज शरीफ को जेल में बंद करें ताकि मैं इलेक्शन जीत सकूं। इसका मतलब है कि उस वक्त भी उनको मालूम था कि अगर मियां नवाज शरीफ को इंडिपेंडेंट कैंपेन करने दी गई तो उनकी सियासत जो है वो जो होगी वो नहीं चल पाएगी। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब को इस अमर का एहतमाम करके जेल के अंदर रखा गया कि वो किसी तरह भी इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। एक बात ये तब तो इमरान खान साहब की जो है फरमाइश मान ली गई, अब मियां साहब की फरमाइश मान ली गई है, खान साहब ने अंदर रखो।
नहीं, देखिए चीजों को वापस लेके जाना है 2017 से, जब आपने चीजों को बिगाड़ना शुरू किया था। नंबर एक बात। नंबर दो, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त अगर मतलब मैं तो इस हद तक जाने को तैयार हूं कि आप खोल दें उनको, जमानत दे दें उनको इलेक्शन के लिए, और मियां नवाज शरीफ को भी कैंपेन करने दें, फिर देख लेते हैं नतीजा क्या आता है। ये तो ज्यादती हो रही है नवाज शरीफ साहब के साथ कि उनके मुकाबले के अंदर जिसने कैंपेन उठानी थी उसको जेल में बंद कर दिया हुआ है कानून ने। लेकिन अगर आप उन्हें खोल भी दें तो पता चल जाएगा ना जी। जितने सीनियर लीडर हैं नवाज शरीफ साहब और जितने वो मकबूल हैं, उनकी बहुत सारी बातों से आपको या मुझे इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये तो अपनी जगह पे हकीकत है ना। ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर इन द फील्ड। और फिर उनकी एक एक्सटेंशन भी है, उस एक्सटेंशन का नाम मरियम नवाज शरीफ है। और मरियम नवाज शरीफ उनके साथ जब कंपनी करेगी, बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। इस वक्त भी जो लेटेस्ट सर्वेज आ रहे हैं, जो कि पहले 95% अप्रूवल दिखाते थे चेयरमैन पीटीआई की, अब वो जो हैं वो 63, 65, 68% अप्रूवल रेट दिखा रहे हैं नवाज शरीफ साहब का। देखिए, पहले इन लोगों ने कहा कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे, जब वो वापस आ गए फिर उन्होंने कहा जेल जाएंगे, जब वो जेल नहीं कहा फिर उन्होंने कहा जी अदालतें इनको नहीं छोड़ेंगी, फिर जब अदालतों ने छोड़ना शुरू किया, ये आखिरी मुकदमा तो खारिज हो ही नहीं सकता। अब ये इनकी उम्मीद इस पे है कि जी वो जो ताहियात नाहली वाला केस जो है, जो 2 को लगा हुआ है, 2 जनवरी को, उसमें मियां नवाज नहीं निकल सकता। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात के ऊपर, नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात अपने घर में रजाई में लेट के ये बनाते हैं, जहां से ये वर्चुअल जलसे के अंदर खिताब सुनते हैं और दिखाते हैं हमें कि इतने हजार लोग जो थे, जो वहां पे मौजूद थे, जिनमें से 90% बॉट्स होते हैं। ठीक है रजी साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके, इलेक्शन की गहमा गहमी पाकिस्तानी कौम कब देखेगी, क्योंकि कोई बड़े जलसे नज़र नहीं आ रहे, उम्मीदवारान अपने हलकों के अंदर जलसे करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपके हलके की अगर बात की जाए, गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही। वैसे मियां नवाज शरीफ आए, वापस एक जलसा किया मीनार पाकिस्तान पे, तो कोई ये की जा रही थी कि सियासी लीडरशिप बड़े बड़े जलसे करेगी, इलेक्शन का माहौल बनेगा। पहले तो इलेक्शन का माहौल ही नहीं बना। अब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी कह चुके हैं, हर सियासी जमात समझ रही है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, कागजात नामजदगी आज जमा हो गए, इलेक्शन का माहौल नज़र क्यों नहीं आ रहा? मलिक साहब, क्योंकि थोड़ा ठंड का माहौल है और सर्दी की ये इलेक्शंस हैं, लेकिन सियासी ठंड नहीं, सियासी दर्जा हरारत जो है वो खासा हाई है। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में जो है इलेक्शन का माहौल भी बनेगा। थोड़ा सा कैंडिडेट्स के लिए ये होता है कि बाशमूल मेरे हलके में एक तो सीट एडजस्टमेंट की कुछ जैम गोइयाँ चल रही हैं, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी बाय द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, ये नॉमिनेशन पेपर्स का जो फाइलिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें कैंडिडेट बज़ाते ख़ुद जो है इसमें ख़ासी इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें जो है ख़ासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद ये जैसे ही स्क्रूटनी का एक पार्ट है, इसमें स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद फाइनल लिस्ट लगेंगी। तो मैं जो देख रहा हूँ वो 1 जनवरी से जब ये स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है थोड़ा इलेक्शन का माहौल बनना शुरू भी होगा और पार्टी के टिकट्स भी अनाउंस हो चुके होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जलसे भी होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी, कन्वेंशंस भी होंगे। अभी हाल ही में मरीम नवाज साहिबा ने 9 दिसंबर को जो है जलालपुर जटा में इतना ज़बरदस्त किस्म का कन्वेंशन किया, वो आप देखें कि हमारी कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन ऑफिशियल जो हमारी कैंपेन है वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द मंथ वो अभी जो रजी साहब बात कर रहे थे कि जी बेशक इमरान खान साहब को निकाल दें, मियां नवाज शरीफ जो है वो मुकाबले में हों तो बड़ा माहौल बन जाएगा और निकाल के देख लें, दावा चैलेंज कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये चैलेंज हमें कबूल है और हम तो कहते हैं कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है और आके इन तमाम तर सियासी जमातों को अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारने चाहिए और आके ये इलेक्शन लड़ें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और नज़र आए कि अवाम की में जो मकबूलियत जो जमात रखती है वो जब इलेक्ट हो के 8 फरवरी के बाद जब 9 फरवरी होगी तो आप देखेंगे कि हुकूमत कौन सी जमात। 16 माह की हुकूमत आपके गले नहीं पड़ेगी, लोग सवाल नहीं करेंगे जब आप हल्के में जाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस, मियां शहबाज शरीफ साहब भाई थे मियां नवाज शरीफ के, वो हुकूमत में थे। देखें 16 महीने की सिर्फ हमारे ऊपर वो सारा मलबा जो है
उसको पिन पॉइंट करना या गिराना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये तमाम तर जितनी भी PDM की जमातें थीं इनका हिस्सा उसमें मौजूद है। हमने तो हमारी जमात ने अगर, क्योंकि हमारी जमात से हमारे प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उसमें अगर हमारे पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये हमारी डूइंग है या हमने जो है ये अवाम पे कोई महंगाई के पहाड़ अगर गिराए हैं या कोई ऐसी बातें हैं या अवाम के साथ जो है हम रिलीफ फराहम नहीं कर सके, तो जो पिछले 3.5 साल का जो गन था उसको साफ़ करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमारा बयानिया इस चीज़ पे बड़ा क्लियर है और क्लियर कट है कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया रियासत को बचाने के लिए, और आज उसके मुस्बत जो नताइज हैं वो आप देख रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कितने हज़ार पॉइंट्स का इजाफा हुआ उसके इंडेक्स में, उसके बाद आपने देखा कि डॉलर भी वापस आया। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर कहा जाए कि ओवरनाइट कोई चेंज अगर ले आए और कोई भी सियासी जमात है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि 17 में जो सफ़र तरक्की का पाकिस्तान का रुक गया उसको उसी मकाम पे पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और मियाँ साहब ने जब 13 में हुकूमत संभाली तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस टाइम क्लियरली अवाम को मैसेज दिया और पैगाम दिया कि मुझे इसको बिजली का जो इशू है, जो अंधेरे हैं, जो लोड शेडिंग का इशू है, जो IMF की किस्तें हैं, जो बाकी मुल्क को सही सिमत में सही पटरी पे डालना है, उसमें टाइम लगेगा। और देखा आपने कि अंधेरे भी झड़े, रोशनियाँ वापस आईं, और ये एक प्रोसेस था जिसको हमने कंप्लीट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए रीबिल्डिंग पाकिस्तान के नैरेटिव से इंशाल्लाह हमारी जो है ये कैंपेन शुरू होगी और इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। नजम अली साहब, अगरचे बाज़ जो है फेक वीडियोस भी हैं, लेकिन बाज़ दुरुस्त वीडियोस भी हैं कि नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हुए PTI के उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है। देखें मलिक साहब, PTI की एक तारीफ़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि वो बयानिया बनाने में बड़े माहिर हैं। वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो इतनी खूबसूरती के साथ और इतने ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आप यकीन करें कि मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें कोई 1-2 ख़वातीन की भी थी, कुछ और थी, तो मुझे लग रहा था कि स्टार प्लस के ड्रामे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। वो सास भी कभी बहू थी और उसके डायलॉग और सारी चीज़ें बड़ा कमाल उन्होंने किया हुआ था। देखिए, मैं यहाँ पर जो भी बात कर रही थी, मैं मलिक साहब बड़ा अलार्मिंग आपका ये जो रजी साहब कह रहे थे ना, अगर चेयरमैन PTI बाहर आते हैं और अगर वो कोई बयानिया बनाते हैं तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मुस्लिम लीग नून उस बयानिया का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग नून का बयानिया बनाने का फैक्टर, उनका अपना प्रेजेंट करने का, अपनी चीज़ें बेचने का फैक्टर सर बहुत ही नकम्मा, बहुत ही माठा है। बहुत माजरत के साथ इन्होंने मुल्क को 16 माह में डिफ़ॉल्ट, ये पक्का डिफ़ॉल्ट था ये मुल्क। यहाँ पर सर आप 300 रुपये लीटर पेट्रोल की बात करते हैं, यहाँ पे 3000 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं मिलना था। आप यहाँ पर 6 घंटे की 8 घंटे की लोड शेडिंग की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 2 घंटे बिजली नहीं मिलनी थी। शहबाज शरीफ ने बचा लिया उससे, तरले डाले, मिन्नतें की, महंगाई की, जो किया उस पक्के डिफॉल्ट से बचा लिया जो खान साहब प्लान करके गए हुए थे, जिसको बारूदी सुरंगें कह रहे थे। अब आप देख लें बयानिया बनाने के हवाले से, मैं मानता हूं कि मियां नवाज शरीफ मसरूफ़ है, मैं मानता हूं कि उन्होंने टिकटें तकसीम करनी है, मैं सारी चीज़ें मानता हूं। मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं वो मिले हैं आपसे? वो किसी सहाफ़ी से ऐसे से मिले हैं जो रायनामा बनाना जानता हो, जो बात करता हो उनके लिए? वो सोशल मीडिया वालों से मिले हैं? क्या मरियम नवाज मिली हैं? क्या मरियम औरंगजेब वक़्त देती हैं? किसको मिलते हैं? इसकी मुकाबले में चेयरमैन PTI होते, आप यकीन करें काम वो करते ना करते। उन्होंने बयानिया बनाने वालों से रोज़ाना मिलना था। इस वक्त मुझे माजरत के साथ कहना है, ठुस बयानी है, कोई नहीं है। सारे के सारी डिपेंडेंसी जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। ये रजी दादा जैसे हमारे दोस्त हैं, मैं आप इधर उधर सारे लोग क्या कर रहे हैं? इस मुल्क के लिए सोच रहे हैं ना कि ये मुल्क बच जाए। यार 9 मई जो हुआ था वो गलत था यार, इकोनॉमी की तबाही मच गई थी। लेकिन अगर आप मुस्लिम लीग नून की तरफ देखें, उनसे पूछें कि भाई आपका बयानिया क्या है, आपके पास मुकदमा क्या है, आपने आगे जाके करना क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, आपने वोट को इज्जतों का नारा लगाया था, उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं है मलिक साहब। मैं रजी साहब से होके वापस आऊंगा, फिर मलिक साहब के सामने यही सवाल रखेंगे। रिजवान रजी साहब, जो सवाल मैंने रखा नजम अली साहब के सामने, PTI की शिकायत बाज़ जगहों पे दुरुस्त भी हैं कि बाज़ जगहों पे शायद उनको नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाएगी, बहुत से लोग भी ऐसे शामिल हो गए जिनको शायद पेपर जमा करवाने ही नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियोस बना के भरपूर तरीके से डाल दी हैं।
क्या इस बारे में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, निगरान हुकूमत को बड़े वाज़ेह नहीं करना चाहिए किसके साथ ज्यादती, उसका ज़ाला होना चाहिए, अगर किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई तो उसको मंजर आम पर आना चाहिए? देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक तो इंटरनली बहुत सारे लोग इस वक्त पीटीआई का बर्डन नहीं उठाना चाह रही है, और ये वो पीटीआई के लोग हैं, वो ये तो कहते हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश तो है कि वो पार्टी के साथ एसोसिएट रहे, लेकिन जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के अमाल के नतीजे के अंदर पार्टी के ऊपर जो अजाब टूटा है, वो उस अजाब में हिस्सेदार नहीं बनना चाह रहे। तो उनके लिए ये ड्रामा करना बहुत मुनासिब है, और उनको बड़ा सस्ता पड़ रहा है कि वो ये ड्रामा करें और इलेक्शन की इस दौड़ से कम बाहर रहें और अपने आप को महफूज रखें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का केस लेके गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह मोहब्बत के जमजमे बह रहे हैं पीटीआई के लिए, उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि आपको कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं, कोई आपने कंप्लेंट की है? तो उन्होंने कहा जी हमारे 4 लोगों से, नसरुल्लाह मलिक साहब, आई रिपीट, 4 लोगों से जी मुख्तलिफ जगह के ऊपर कागजात छीने गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कहते ना कि जनाब 250 लोगों से कागजात छीने गए हैं। मैं आपको कल शाम तक के फिगर बता सकता हूं कि कल शाम तक पीटीआई के पंजाब के अंदर 176 एमपीएस और एमएनएस ने अपने कागजात जमा करवाए थे। कल शाम से मेरी मुराद है हफ्ते की, जुमे की शाम तक की मैं बात कर रहा हूं, और हफ्ते का दिन उसमें आप शामिल कर लें तो मजीद बढ़ गए होंगे। उनमें से 4 वाकयात उन्होंने रिपोर्ट की है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन रजीज साहब, चौधरी परवेज अली साहब की अहलिया की वीडियो आ गई, उससे पेपर छीने जिस तरीके से जा रहे थे, उनका बयान भी सामने आ गया। अच्छा, ये वाकया वो 4 वाकयात की बात हुआ होगा, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई, और उस सुनवाई और उस वक्त तक शोर मच चुका हुआ था। अब आप यही देख लीजिए, वो जो बिलाल अहमद विरक साहब वाला वाकया है, 8 दिसंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ है, और जनाब हमें 22 दिसंबर को बताया गया कि जनाब उनको पुलिस ने मार मार के क्या कर दिया। आखिरकार उनकी बेगम है आयशा मंजूर भट्टू साहिबा, उनको आके अपने ट्विटर हैंडल से पूरी सूरत हाल वादा करना पड़ी, और माशाल्लाह ये जो इस प्रोपेगेंडे के हक में जो ट्वीट्स कर रहे थे, उनके अंदर आपके दोस्त जो हैं जनाब और या मकबूल जान से लेके, और अल्लाह आपका भला करे, और भी बड़े बड़े लोग कंपनी की मशहूरी के लिए ट्वीट को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये ऐसे बयानिया बनाने के अंदर, जैसे कि इन्होंने कहा कि पीटीआई आगे है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे करूंगा, इस सारी सूरत हाल के कसूरवार जो है ना, ये आपके साथ बैठे हुए बैरिस्टर अकील साहब, ये लोग जो हैं, इनका ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ आएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ वोट पै जाएगा, ना हमें लोगों के साथ राब्ता करने की जरूरत है, ना हमें अवाम में जाने की जरूरत है। जब इलेक्शन अनाउंस होगा, मियां नवाज शरीफ का हल्के में एक जलसा करवाएंगे, सीट निकल आएगी। भाई मुझे याद है कोट लखपत में मियां साहब बंद थे, जेल में थे, और लोग मिलने जाते थे उनसे PMLN के, तो मियां साहब उनसे मुख्तलिफ बातें पूछते थे। आखिर में मियां नवाज शरीफ ने कहा, यार जेल में तो मैं हूं, जुबान बंदी तो मेरी है, और तुम बाहर जाके क्यों नहीं बोलते हो? ये बातें हैं PMLN के अंदर। इनके चूड़ी खाने वाले मिट्ठू है ना, इनको बड़ा मतलब कि मसला होता है। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए थे, ये PMLN के कैंडिडेट्स को किसने रोका हुआ था कि वो अपने हल्के के लोगों से जाके ना मिले और उनसे राब्ता ना करें? सर ये सारे लोग जो हैं, ये सारे सवालात रखते हैं अंजुम साहब के अकील साहब के सामने। वापस आते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद, तो ये सारे सवालात रखेंगे बैरिस्टर साहब के सामने, उनसे पूछेंगे कि आखिर PMLN जिसके लिए मैदान वाज़े अगर साफ दिखाई देता है, तो उसे एक भरपूर कैंपेन चलाने के लिए उसके रास्ते में रुकावट क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद बैरिस्टर अकील मलिक साहब। ये जो दोनों हजरात ने, सीनियर सहाफ़ियों ने आपके तोपों का रुख आपकी तरफ किया है कि जी कैंपेन नहीं चला रहे, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, मैदान में उतरते, बड़े जलसे करते, मरियम नवाज़ जो है वो कैंपेन चलाती, ठीक है पार्लिमानी बोर्ड के इजलास बड़े लंबे होते रहे, लेकिन मुहिम तो चलानी चाहिए थी ना। ये तासर क्यों बन रहा है कि जी हमारी गल होगी बस? नहीं, ये तासर गलत तासर दिया जा रहा है, और मैं नजम साहब की और रज़ी साहब की मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है दोनों
इनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी कैंपेन का हिस्सा है ये सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड। और आप देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब एक कंक्लूड करते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी डिवीज़न को, इलेक्शन बोर्ड का जब इजलास ख़त्म होता है तो उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। वो उनका जो हमारी पार्टी का बयानिया है, जो पिछले सालों में सारा मामला हुआ, जो आवाम के सामने हक़ाइक़ रखने हैं, वो सारे मियां साहब रखते हैं। खा वो केसेस के ऊपर हो कि जिस तरह झूठे केसेस बनाए गए, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी की गई, जिस तरह बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के जेलों में डाला गया, और जो हमारा हाल और हमारी पार्टी का हाल 2018 के इलेक्शन में करने की कोशिश की गई। तो बयानिया हमारा एक ही है। जब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, उसी के साथ अब रीबिल्डिंग पाकिस्तान का बयानिया भी है। हमारा बयानिया जो है, हमारा नैरेटिव हक पे मबनी है, हमारा बयानिया सच पे मबनी है, हमारा बयानिया प्रोग्रेस के ऊपर है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमने पहले भी पाकिस्तान को संवारा था और अब भी इंशाल्लाह संवारेंगे। तो जहाँ तक बात नजम साहब की और रज़ी साहब की है, तो हाँ, ये इश्यूज़ थे। हमारा सोशल मीडिया, मैं तो ये कहूँगा कि कमज़ोरी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। हाँ, हम फॉल्स नैरेटिव, झूठे जो झूठ फैलाना या झूठ के जो है की मदद से मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और इस तरह फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैलाना, तो हमने तो ये इस चीज़ का कभी भी साथ नहीं दिया। हम सच पे सियासत करते हैं, हम हक पे सियासत करते हैं। हमारा कभी ये शहवा नहीं था कि हम झूठी, जिस तरह बिलाल विर्क साहब का जिक्र किया कि उस तरह उन्होंने एक तस्वीर, उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उसको बताया कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जमा कराने की जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही, या उनके जो है काफ़ी मुश्किलात उनके हायल हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया फैलाना, ये इस पार्टी का जो है वतीरा है, और ये पहले रोज़ से ये यही कर रहे हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन आए रोज़ आप देखें कि हमारी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी वो ट्रैक रिकॉर्ड और वो प्रोग्रेस जो हमने 17 तक का सफ़र था, वो अभी दोबारा हम जो अपने मैनिफेस्टो में नई चीज़ें, खा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, खा वो हेल्थ केयर के ऊपर हो, खा वो एजुकेशन के ऊपर हो, खा वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हो, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं हम आवाम तक ला रहे हैं। और अक्रॉस द बोर्ड हम जो है ये चलते चलते अगर आपके हल्के का जिक्र करें, दो बड़े सियासी गुरु चौधरी निसार अली खान और सरवर खान साहब आपके मद्दे मुकाबल, जी मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होगा, और इंशाल्लाह मुकाबले में पहले नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये दोनों बिग पॉलिटिकल विग्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि अवाम में किसकी जो है वो पजीराई है, अवाम किसको चाहती है। अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहती है। मेरे हल्के में मैंने पिछले 5 साल में बड़ी मेहनत की, लोगों के साथ एक मुसलसल राब्ता रखा, लोगों के दुख दर्द में, लोगों के काम, बाकी सारे मामला मैं लोगों के साथ पेश था। चौधरी निसार अली खान साहब की अगर बात करें तो वो हल्के में मौजूद नहीं थे। गुलाम सरवर खान साहब की बात करें तो वो भी हल्के में उस तरह मौजूद नहीं थे। और अब क्योंकि उन्होंने पीटीआई को छोड़ के आईपीपी ज्वाइन की, उसके बाद जो अवाम का रद्द अमल है वो आपके सामने है। सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ गैदरिंग्स में भी जब हल्के की अवाम मिलती है तो इस चीज़ का बरमला इजहार करती है कि ये बार बार इन्होंने एक पार्टी तब्दील की, और पार्टियाँ तब्दील करके हर 5 साल बाद एक नई पार्टी के साथ ये आए। तो हल्के की अवाम इन दोनों को मुस्तरद कर चुकी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जो है भारी अक्सियत से बन। नजम अली साहब, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं चाहूँगा, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे मुहिम चली, मेरे सामने लिस्ट पड़ी है, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। उन्होंने इस जो है इस ट्रॉलिंग भी की, इसको आगे भी फैलाया। ये जाने बगैर के फैक्ट्स क्या हैं? मतलब साहब, ये एक बहुत ही काबिल अफसोस चीज़ है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के भी अब कवानीन ऐसे होने चाहिए कि हर बंदा अपनी कही हुई बात का ज़िम्मेदार हो, उसको आंसरेबल ठहराया जाए। वरना ये क्या बात हुई कि आप कोई भी तस्वीर उठाते हैं, ट्वीट कर देते हैं, कोई भी झूठ बोल देते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अब काजी फायज़ ईसा को चाहिए कि वो ऐसी अदालतें बनाएं जहाँ पर फौरी फ़ैसले हों। जो बंदा झूठ बोले और जिस किस्म का झूठ बोले उसके मुताबिक उसे सज़ा मिले, तो मेरा ख्याल है ये थोड़े ही दिनों में काम ठीक हो जाएगा। जब काजी फायज़ ईसा पे बात आ गई है तो वो कर सकते हैं, ये शायद कोई और ना कर सकता हो। लेकिन सीनियर साफ़ी भी इस मुहिम का शिकार हो जाएं, उन्हें भी ना पता चले। सर, हम एक सियासी जमात तो ये मुहिम चला सकती थी, लेकिन उसको फैलाने में बहुत बड़े सीनियर साफ़ी के अकाउंट्स शामिल हैं। हम लोग धड़ेबाज हो गए हुए हैं, हम अपने धड़े की बात करते हैं, ये देखते ही नहीं कि सच क्या है। धड़े रखें ज़रूर, सियासत में जब आप सहाफ़ी हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं,
तो आपकी राय भी होगी, किसी को आप दुरुस्त भी समझेंगे, गलत भी समझेंगे, लेकिन इसमें हमें सच क्या है, झूठ क्या है, हमें खुद तलाश करना होगा। मेरा ख्याल है कि अगर एक दो बंदे फड़े जान ना मलिक साहब, तो ठीक हो जाएगा। क्यों जी रजी साहब, आप भी फड़े गए थे सोशल मीडिया पे जनाब, बड़े एक्टिविस्ट थे आप। ये तो कह रहे हैं नजम वली साहब के फड़े जान लोग, लेकिन जिस तरीके से मैंने इनके सामने भी ये सवाल रखा था कि एक सियासी जमात ने बाकायदा एक मुहिम चलाई जजेस और उनकी फैमिली के हवाले से, अगरचे वजाहत बहुत बाद में आई, तब तक तो ये अपने सारे ट्रोल्स अपना काम कर चुके थे। इस किस्म की सोच के साथ पाकिस्तान की सियासत में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? देखिए, अदलिया का किरदार इसमें मुनासिब नहीं है। मैं बड़ी माजरत के साथ और बड़े एहतराम के साथ अर्ज करता हूँ, एक ही दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज होता है, खाकसार के खिलाफ उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, अदालत से जमानत मिलती है, आप मुझे जेल से बिठा के गाड़ी में घर छोड़ के आते हैं। आपको याद है ये बात ना मसूला मलिक साहब? तो ये छोड़ के आते हैं। उसके साथ ही एक और टीवी चैनल है जो कि नाम ले लेना चाहिए, चले, ARY है, और वो फौज के अंदर बगावत करवाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, और उन्हीं जराइम के तहत उनके खिलाफ भी उन्हीं दफात के तहत मुकदमा होता है, और उनको 45 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, वो मुकदमा खारिज हो जाता है। और मैं 5 साल के बाद भी उस मुकदमे की तारीख पे जाता हूं, और हर दफा मुझे बताया जाता है कि इस दफा आपके मुकदमे की सुनवाई नहीं है, ये अगली दफा होगी। इसका मतलब है कि अदलिया जो है वो किसी खास तबके को एक ही कानून के तहत और रिलीफ दे रही है, और उसी कानून के तहत मुझे और रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी ना जी, अगर एक दफा के तहत दो बंदों के खिलाफ मुकदमा हुआ है तो उनकी ट्रीटमेंट भी एक ही होनी चाहिए अदलिया की तरफ से। ये नहीं हो सकता कि नजम वली साहब जो हैं, इनको तो पकड़ के आप जो है वो 6 माह के लिए या 6 साल के लिए अंदर कर दें, और अकील साहब जो हैं, ये चूंकि बैरिस्टर भी हैं और वकील भी हैं, तो इनको कहें कि जनाब तुसा अच्छो, ठीक है, तुसा हक ऊपर हो, तुसा अच्छो। ये एक ही दफा जो है उसके 2 फैसले नहीं हो सकते। मैंने बिल्कुल जाती मिसाल पेश की है, इसकी मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गंद है उसकी वाहिद वजह ये है। और ये इनमें से जितने लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो लाडले होते हैं और उनका ताल्लुक PTI से होता है, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं जाके लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के पास या पुलिस के पास, और एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं, और बाइज्जत तरीके से घर जाके दोबारा उसी कभी हरकत के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। इस तरह से ये नहीं रुकने वाला और नहीं रुकेगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड एग्जिस्टिंग लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए तो ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। वैसे वकील साहब, आखिरी हिस्से में आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि PTI प्रोपोगेट कर रही है, वकला सारे हमारे साथ हैं, हम वकला को टिकट देंगे, आप भी बैरिस्टर हैं, वकला सारे PTI के साथ? नहीं, ये इस बात में कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। तमाम तर वकला बरादरी जो है उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। अगर कोई वकला को इस्तेमाल करके और उनके कंधों पे बंदूक चलाने की ख्वाहिशमंद है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वकला तहरीक का दोबारा आगाज़ इस तरह से करना अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो वकला बरादरी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हमें सियासी मकासद के लिए कोई एक जमात इस्तेमाल करना चाह रही है और हमारा इस्तेमाल करके वो इंतशार फैलाना चाह रही है, तो ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी के साथ वकील होते हैं, और जिस तरह मैं ख़ुद एक वकील हूँ, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इसी तरह कई वकला होंगे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा, PTI से होगा, IPP से होगा, दीगर सियासी जमातों से। लेकिन इसमें वकला का किरदार जो है वो एक बड़ा सेंट्रल किरदार होता है। लेकिन किसी एक जमात के लिए अगर कोई कुछ चीज़ हासिल करना या उनके कंधों पर रख के बंदूक चलाना, तो मैं समझता हूँ कि PTI अपने मकासद में कामयाब इस तरह नहीं हो सकेगी। इतना आसान नहीं है। वकील जो है वो किसी मोटिवेशन के थ्रू ही चलता है, वो कोई इन मामलात पर इस तरह नहीं चलता। वैसे वकील मलिक साहब, नजम वली खान साहब और रिजवान रजी साहब हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू थे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ी बुनियादी बात है, इंतखाबात तक के सफ़र में हमें पुरअमन तरीके से एक दूसरे को बर्दाश्त करके सियासी मुहिम भी चलानी है और इंतखाबात का इनेकाद भी करवाना है। सियासी जमातें एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं, लेकिन एक दूसरे को मरने मारने की बातें नहीं करती। बाहर बैठे हुए एक हमारे सीनियर साफ़ी हैं शाहीन सबाई साहब,
उनका ट्वीट भी मेरे सामने पड़ा है जिसमें वो कह रहे हैं निकलो मारो या मार दो। इस किस्म की बातें करके मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वाली बातें कहीं मुल्क से बाहर बैठ कर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सारे पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।